हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लासी के युद्ध के बारे में बताया था। अब बक्सर का युद्ध जो कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन के लिए एक नींव का काम करता है, नींव डालती है भारत में अंग्रेज़ों के शासकों के लिए। और ये बक्सर का युद्ध ही डिसाइड करता है कि अब आगे जो है ये अंग्रेज़ हम लोगों पे शासन करेंगे। तो मैं इस वीडियो को पिछले वीडियो से लिंक करूंगा। प्लासी का युद्ध आपका 1757 में होता है, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेज पक्ष जो रहती है वो जीत जाती है। अब जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है तो बंगाल में कठपुतली के रूप में नवाब बनाने की परंपरा स्टार्ट हो जाती है और मीर जाफ़र को इसी क्रम में वहाँ का नवाब बना दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज उसी को नवाब बनाते हैं जो उनके हाथों की कठपुतली के रूप में काम करें। तो अब हम जो है यहाँ से देखेंगे कि जो मीर जाफ़र है वो कैसे नवाब के पद पे रहते हुए अपना काम कर रहा है। इसी से हम लिंक करते हुए बक्सर के युद्ध तक पहुँचेंगे। आइए देखते हैं हम नवाब के रूप में मीर जाफ़र का काल कैसा रहा। नए नवाब ने कंपनी को 24 परगना, नया नवाब मतलब ये मीर जाफ़र, ठीक है, उसने 24 परगना की जमींदारी के साथ साथ लाखों रुपए रिश्वत एवं घूस दिए थे। किसको? कंपनी को। लेकिन शीघ्र ही वह कंपनी की निरंतर मांगों से दुखी हो उठा। उससे इतना अधिक वो सब घूस मांगने लगे, सब इतना अधिक उससे धन मांगने लगे सब, कि वो परेशान हो गया उन लोगों से। उसने अन्य यूरोपीय कंपनियों की सहायता से सैन्य सुधार की कोशिश की। जब ये उन लोगों से परेशान हो गया तो ये उन लोगों को धन देने में असफल होने लगा, उन लोगों को धन देने से मना करने लगा और अन्य जो यूरोपीय शक्ति जैसे फ्रांस थी उसके साथ ये संबंध अपना स्थापित करने लगा और राजस्व जो है उसको बढ़ाने का उपाय इसने करने लगा। कौन? मीर जाफ़र, जो कि नया नवाब बनाया गया था। कंपनी ने अपने काम के लिए बस इसको नवाब बनाया था, लेकिन अब ये जो है सैन्य सुधार कर रहा है। उसके द्वारा क्षमता बढ़ाया जाता देखकर कंपनी को लगा कि अब यह अपने अनुकूल नहीं रहा। फलतः कंपनी ने मीर कासिम ये कौन है? ये मीर जाफ़र का दामाद था और उसका सेनापति था, ठीक है। ये मीर कासिम जो है वो मीर जाफ़र का दामाद था और सेनापति भी था। तो उससे साठगांठ कर ली जाती है कंपनी के द्वारा और जाफ़र को गद्दी से उतारकर मीर कासिम को पुनः नवाब बना दिया जाता है। तो अब बंगाल का नवाब केवल एक कठपुतली के रूप में कंपनी के लिए हो गया था। कंपनी जिसे चाहती थी उसको नवाब बनाती थी और जिसको नहीं चाहती थी उसको हटा देती थी। तो नवाब के रूप में मीर जाफ़र का काल 1757 से 1760 तक चला, जिसमें मीर जाफ़र परेशान होके जो है परेशान हो जाता है और उन लोगों को धन देने से मना करने लगता है, अन्य कंपनियों से संबंध बनाने लगता है। तो जो कंपनी वाले रहते हैं, ब्रिटिश कंपनी वाले, दूसरे को अर्थात उसी के दामाद को, मीर कासिम को नया नवाब वहाँ पे बना देते हैं। अब हम देखेंगे नवाब के रूप में मीर कासिम का काल कैसा रहता है 1760 से 1764 तक, ठीक है। तो नए नवाब ने कंपनी को अनेक लाभ पहुंचाए। अब जब मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है तो जो नया नवाब अर्थात मीर कासिम जो बनता है वो जो है कंपनी को बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है। जैसे कंपनी को नवाब ने जमींदारी प्रदान की। कहाँ की? BMC अर्थात वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इस 3 जगहों की उनको क्या की? जमींदारी प्रदान की। तो कंपनी को नवाब ने वर्धमानपुर, मिदनापुर और चटगांव, इस 3 जगहों की जमींदारी दे दी, ठीक है। दूसरा जो है सिलहट, जो कि असम में है, वहाँ से चूने का व्यापार होता था। उस चूने के व्यापार से जो भी लाभ मिलता था उसका आधा जो है वो कंपनी ले लेती थी, जो कि नवाब व्यापार करता था असम से। तो ये हो गया। तीसरा आप देखेंगे दक्षिण विजय के लिए कंपनी को 5 लाख रुपया दिएगा। आप देखेंगे वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है, तो उसमें जो है जो 1763 तक जो चलता है उसमें ये नवाब जो मीर कासिम रहता है उसने 5 लाख रुपया दिया था दक्षिण विजय के लिए। नवाब ने यह भी कहा कि कंपनी के मित्र तथा शत्रु उसके दोस्त और दुश्मन होंगे। जैसे जो कंपनी के दोस्त और दुश्मन होंगे उसने नवाब अपना दोस्त और दुश्मन मान लिया, ठीक है। तो ऐसे करके जो नवाब था वो उनको बहुत अधिक लाभ पहुंचाया कंपनी को। चूँकि कंपनी के द्वारा ही वो बनाया गया था इसीलिए इसको इतना करना पड़ा। लेकिन अंग्रेज मीर कासिम पर भी अधिक वसूली के लिए दबाव डालने लगे, लेकिन धीरे धीरे वह अंग्रेज़ों की मंशा को समझ गया। ये जो मीर कासिम था वो अंग्रेज़ों को जान गया कि वो क्या चाहते हैं।
अतः उसने अपनी सैन्य क्षमता एवं आय बढ़ाने का उपाय करने लगा। अंग्रेजों को दस्तक के दुरुपयोग से रोकने की कोशिश की। दस्तक के बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, जिसको फर्रुख खिसियर ने फरमान में अपने दस्तक का प्रयोग करने के लिए अंग्रेजों को दिया था। तो ये जो उसका दुरुपयोग करते थे उसको बंद करने की इसने कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं माने तो उसने भारतीय व्यापारियों को भी मुफ्त व्यापार की इजाज़त दे दी। तो चूँकि ये क्या करते थे, सब कंपनी के जो अधिकारी थे सब, वो भारतीयों को पैसा देके और उनको ये दस्तक दे देते थे सब, लेकिन इससे कंपनी को और अधिक लाभ होता था, उनको भारतीयों से पैसा मिल जाता था। तो मीर कासिम ने क्या किया, सबके लिए ये फ्री कर दिया, ठीक है, फ्री दस्तक हो गया, ठीक, मुफ्त व्यापार सबके लिए हो गया। लेकिन ये जो घटना थी यही बक्सर के युद्ध का तात्कालिक कारण बना। क्यों? क्योंकि इनको ये पसंद नहीं था कि हमारे जो हम ये काम कर रहे हैं कि दूसरों को दस्तक दे रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, इस पे कोई आपत्ति मतलब उठाए, ठीक है, इनके बीच कोई विघ्न डाले। अतः वो ये जो घटना थी यही बक्सर के युद्ध की तात्कालिक कारण बनी। अंग्रेज मीर कासिम पर काफ़ी दबाव देने लगे, अतः मीर कासिम ने मुकाबला करने के लिए अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से सहायता मांगी। अब मीर कासिम को जब लगा कि अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो इसने क्या किया, शुजा-उद-दौला और जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था उनसे सहायता इसने मांगी। फलतः अंग्रेजों के खिलाफ एक त्रिगुट बना और आगे बक्सर का युद्ध हुआ। अब देखिए, तो आप देखेंगे जो मीर कासिम था वो राजधानी को भी बदलता है। ये जो समुद्र के किनारे जो उसकी राजधानी थी उसको मुर्शिदाबाद लेके चला जाता है। तो ऐसे अंग्रेजों को डाउट होता है उस पर कि ये भी जो है अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, और उसकी वजह से ये लोग उसको भी हटाना चाहते हैं। लेकिन मीर कासिम जो है वो सहायता के लिए अवध के नवाब के पास चला जाता है, जो कि शुजा-उद-दौला था, और मुगल बादशाह वहीं पे था, शाह आलम द्वितीय, जिसको भगौड़ा भी कहा जाता है, भगौड़ा शासक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो ये शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला इसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही जो है त्रिगुट बनता है इन लोगों का। कौन कौन? मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, ये त्रिगुट बनता है, और यही बक्सर के युद्ध में कंपनी के सामने युद्ध करते हैं, बक्सर के युद्ध में। और चूंकि बक्सर के युद्ध में ये तीनों लोग होते हुए भी ये हार जाते हैं कंपनी के अधिकारी सेनाओं से, और यही जो उपलब्धि रहती है कंपनी की, एक साथ तीन तीन शक्तियों को भारत में हराने की, उन लोगों को और अधिक महत्वाकांक्षा उत्पन्न कर देती है कंपनी के अधिकारियों में, और उनको लगता है कि भारत में शासन करना अब आसान है। तो यहीं से बक्सर की युद्ध से माना जाता है कि कंपनी के शासन का जो है नींव डल गया। अब तीनों शक्ति जब युद्ध हार गई तो इनसे संधि करने के लिए इलाहाबाद की संधि होती है। तीनों शक्तियों अर्थात मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों से अलग अलग संधि की जाती है। तीनों को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। आइए उसके बारे में देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि एवं शर्तें। लॉर्ड क्लाइव बक्सर के युद्ध के दौरान भारत में नहीं था। चूँकि प्लासी का युद्ध जीतने के बाद उसको पुनः ब्रिटेन भेज दिया जाता है। इसी बीच वह भारत लौटा। उसके बाद जब बक्सर का युद्ध हो जाता है तो वो भारत लौटता है। बक्सर की जीत का फायदा उठाते हुए उसने इलाहाबाद की संधि की सभी पराजित शक्तियों के साथ, ठीक है। इस संधि ने भारत में कंपनी राज के विस्तार के लिए दरवाजे खोल दिए। यहीं से कंपनी राज का जो है विस्तार होना स्टार्ट हो जाता है। इलाहाबाद की संधि और शर्तें क्या क्या थी देख लीजिए। सबसे पहला जो अवध के नवाब के साथ संधि हुआ था, अवध के नवाब पर 50 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना लगाया गया। अवध से कंपनी ने कड़ा तथा इलाहाबाद का क्षेत्र ले लिया, ठीक है। 50 लाख रुपया उसने दिया युद्ध के हर्जाने के रूप में, और कंपनी ने कड़ा तथा इलाहाबाद जो है उससे ले लिया उसके क्षेत्र को, ठीक। बनारस के एक जागीरदार बलवंत सिंह को अवध के नवाब से जागीर वापस करने के लिए कहा गया। ये बलवंत सिंह जो है वो कंपनी के पास गया और उनसे सिफारिश की, उनको कुछ पैसे दिए, जिसके बदले कंपनी ने अवध के नवाब से कहा कि आप इसका जो क्षेत्र है, इसका जो जागीर है उसको वापस कर दीजिए, ठीक है। तो चूंकि अवध का नवाब हारा हुआ था तो उसको वापस करना पड़ा। अवध के खर्च पर उसकी राजधानी में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को भी तैनात किया गया। मैंने आपको बताया कि ये हर क्षेत्र में अपना रेजिडेंट रख देते थे सब। तो सबसे पहला जो देखेंगे आप यहीं पे ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को तैनात किया जाता है, वो भी अवध के ही खर्चे पर। चौथा जो शर्तें थी वो थी, कंपनी ने बदले में अवध को सुरक्षा की गारंटी दी,
ठीक है, मतलब ये था कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके क्षेत्र में अपनी एक सेना की टुकड़ी रखेंगे और आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो ये अवध के नवाब के साथ अंग्रेजों की संधि रही। अब आइए देखते हैं मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय था उसके साथ कौन कौन सी संधि और शर्तें हुई। सबसे पहला जो था, अवध के नवाब से लिए गए कड़ा तथा इलाहाबाद के क्षेत्र, कड़ा तथा इलाहाबाद के क्षेत्र मुगल बादशाह को दे दिए। अब देखिए, अवध से वो क्षेत्र लिए गए, कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र, और वही उठा के किसको दे दिया गया, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ द्वितीय को दे दिया गया, शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। और ये क्षेत्र उसको दिया क्यों गया, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र, क्योंकि मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 जगहों की दीवानी, दीवानी किसको कहते हैं, भू राजस्व वसूली का अधिकार, उसका अधिकार दे दिया, भू राजस्व वसूली का, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, जो कि बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था, उसकी दीवानी का अधिकार प्रदान कर दिया मुगल बादशाह। चूँकि मुगल बादशाह उस समय भारत का सर्वश्रेष्ठ था, इसीलिए उसका जो आदेश था उसको सब मानते, नहीं तो अगर वो आदेश नहीं देता तो अगर ये वहाँ पे जाते भू राजस्व वसूल करने तो लोग उसको नहीं देते कर। ठीक है, इसीलिए उसका जो आदेश था वो जरूरी था। तो उसको कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया जाता है मुगल बादशाह को, और उसके बदले उससे क्या ले लिया जाता है, अधिकार, राजस्व वसूली का अधिकार ले लिया जाता है, कंपनी ले लेती है। बदले में कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपया भी दिया था। अब देखिए, इन 3 जगहों के दीवानी के लिए कितना सब कर रहे हैं, कड़ा दिया, इलाहाबाद दिया, और 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देने का भी वचन दिया, मतलब साल भर में 26 लाख रुपये देंगे कंपनी वाले। तीसरा, जो बंगाल के नए नवाब नजमुद्दौला, उसके साथ जो संधि की गई वो था, अब हम देखेंगे बंगाल के जो नए नवाब थे नजमुद्दौला, उसके साथ संधि में की क्या क्या शर्तें थी। ठीक है, तो नए नवाब नजमुद्दौला को बंगाल के निजामत का अधिकार दे दिया। निजामत किसको कहते हैं, कि जो प्रशासन करेगा, प्रशासन को देखेगा, ठीक है, न्याय करेगा, लेकिन दीवानी का अधिकार, भू राजस्व वसूली जिसको कहा जाता है दीवानी का अधिकार, कंपनी ने खुद अपने पास रख लिया। ठीक है, इसी को बंगाल में प्रशासन में एक दोहरा ढांचा उपस्थित हो गया इससे, और इसी को द्वैध शासन, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है द्वैध शासन पे, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा द्वैध शासन के बारे में। और यहीं से भारत में, बंगाल में मेन तौर पे द्वैध शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसमें एक निजामत देखता है और जो कंपनी रहती है वो भू राजस्व वसूल करती है, अर्थात दीवानी का अधिकार और निजामत का अधिकार दो लोग अलग अलग देखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बक्सर का युद्ध और उसका जो संधि जो हुई थी उसके बारे में। इसका परिणाम क्या निकला, परिणाम जैसे आप देखेंगे, यहीं से कंपनी जो है भारत में शासन का नींव डालती है और इसके बाद वो अपना विस्तार प्रारंभ करती है। तो परिणाम देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने कुशलता, क्षमता, श्रेष्ठता रणनीति द्वारा विजय हासिल की थी। ठीक है, आप देखेंगे यह युद्ध उन्होंने प्लासी की भांति षड्यंत्र द्वारा नहीं बल्कि शक्ति द्वारा जीता था। आपको पता है कि जो प्लासी का युद्ध था उसमें षड्यंत्र द्वारा इन लोगों ने युद्ध जीता था, लेकिन बक्सर के युद्ध में इन लोगों ने अपनी शक्ति से ये युद्ध को जीत लिया, बक्सर का युद्ध। अतः बक्सर ने अंग्रेजों की सैनिक क्षमता, सर्वश्रेष्ठता को स्थापित किया। दूसरा परिणाम देखेंगे, बक्सर विजय के बाद अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई मजबूत शक्ति नहीं रह गई, क्योंकि इसके बाद अवध हमेशा के लिए अंग्रेजों के चंगुल में आ गया। मुगल बादशाह की स्थिति और कमज़ोर हुई, वह कंपनी का पेंशन करता है, उसको जो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया गया वो कंपनी का पेंशन करता बन गया। तब बंगाल का नवाब एक कठपुतली बन गया। ठीक है, अब जिसको चाहते थे वो नवाब बनाते थे फिर उतार देते थे। ठीक, तीसरा जो परिणाम निकला, बंगाल के बाद, बक्सर के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में द्वैध शासन स्थापित हुआ। इससे अंग्रेजों ने काफ़ी धन कमाया। अब प्रशासन कोई और चला रहा है, दीवानी कोई और वसूल रहा है, दीवानी जो कंपनी वसूल रही है, तो वो सब अधिक से अधिक कर वसूलते थे। ठीक है, चौथा परिणाम देखेंगे, बक्सर विजय के बाद अंग्रेज भारत में ही नहीं बल्कि हिंद महासागर के महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका और मिस्र, पश्चिम एशिया से भी वे मजबूत हुए। ठीक है, आप देखेंगे कि वो केवल बक्सर विजय के बाद भारत में ही नहीं आसपास के क्षेत्रों में भी उनकी स्थिति जो है मजबूत हुई और वो एक नई शक्ति के रूप में उभरे। पांचवा परिणाम देखेंगे, बक्सर से कंपनी को राज चलाने की आवश्यकता के लिए अधिकारियों की ज़रूरत पड़ी। जो बक्सर में कंपनी थी उसको वहाँ का शासन चलाने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता पड़ी। फलतः मध्यम वर्ग के लिए भारत में नौकरियों के लिए अवसर सृजित हुआ। ये एक भारत में अच्छा अवसर था भारतीयों के लिए बक्सर में,
तो उन लोगों के लिए नौकरियों की सुविधा वहाँ पे प्रारंभ हुई, क्योंकि बक्सर के बाद उन लोगों को शासन करना था वहाँ पे, अतः उन लोगों ने मध्यम वर्ग को नौकरी के लिए रखा। तो ये था आपका बक्सर का युद्ध, मैंने इस पे चर्चा की है और उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। और अगर वीडियो को न समझ में आया हो तो फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। इसके बाद जो बंगाल में द्वैध शासन चलता था उस पर मैंने एक वीडियो आपको बना दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।